हाय दोस्तों, तो आज मैं होम स्कूल की लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाइट और नाई मैगी को देख रहे होते हैं जिसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है और किसी तरह इसको होम स्कूल वापस लेके जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मास्टर चैंप आ जाता है जो कि अपनी गन लोड कर इन दोनों पे भी तान लेता है और कहता है कि अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे क्योंकि तुम दोनों ने भी इसके साथ साथ रूल तोड़ा है, तो तुम लोगों को भी बराबर की ही सजा मिलेगी। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर मास्टर पवैन आ जाते हैं जो कि मास्टर चैंप को धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं और वो इन तीनों को कहते हैं कि तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी तरफ तिब्बत और रन इन तीनों को ढूंढ रहे होते हैं। जंगल इतना बड़ा है कि इतनी जल्दी ये उनको नहीं मिल पा रहे थे। मैगी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सही से चल भी नहीं पा रही होती। नाई इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों किसी तरह से होम स्कूल पहुंचो, मैं मास्टर चैंप को रोक के रखता हूँ ताकि वो तुम दोनों तक ना पहुंच जाए। ये दोनों इसको वहाँ जाने से मना करती हैं, कहती हैं कि तुम ना जाओ, उसके हाथ में गन है। लेकिन नाई इनकी बात नहीं सुनता और मास्टर चैंप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ चला जाता है। मैगी बिल्कुल बेहोश होने के करीब होती है, तभी व्हाइट को रन और तिब्बत की आवाज सुनाई देती है, तो वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लग जाती है कि मदद करो, हम यहाँ पे हैं। वो दोनों इनकी आवाज सुन के इनके पास आ जाते हैं। रन जब अपनी बहन की ऐसी हालत देखता है तो उसके भी एकदम से होश उड़ जाते हैं और मैगी को हौसला दे रहा होता है कि मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मैगी अभी बुरी तरह बेहोश नहीं हुई होती और अपने भाई से कहती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती, और ये कहते ही मैगी बेहोश हो जाती है। रोते हुए ये तिब्बत को कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मैगी को जल्दी से होम स्कूल वापस लेके जाओ। तिब्बत कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? रन कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको आज खत्म करके ही रहूंगा। और ये कहकर ये मास्टर चैंप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ मैक और मॉर्ग किसी तरह कामयाब हो ही जाते हैं फूजी को रोकने में और ह्यूगो के डैड उसको ढूंढकर उससे गन छीन लेते हैं और गन उस पे तान देते हैं। ह्यूगो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हिप्नोटाइज था और कहता है कि मुझे गोली मारो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो तुम ऐसा भी करो। उसका डैड कहते हैं कि तुम मुझे चैलेंज मत करो। ह्यूगो कहता है कि मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ इस तरह की बेकार दुनिया को छोड़ने के लिए ताकि मैं अपने भाई से जाके मिल सकूं। इसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे नहीं है। ह्यूगो कहता है कि ठीक है, आपको मुझ पे ब्लेम डालना है डालिए, आप तो मुझसे पहले ही नफरत करते हैं, अब मुझे मारना भी चाहते हैं तो मार दें। और दूसरी तरफ बाकी तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स तक पहुँच गए होते हैं और उनको पकड़ भी लिया होता है, बस मारने की देर रह गई होती है। फूजी का डैड बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं कि तुम इसे पकड़ी रखो, इसके मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारो ताकि इसको होश आए कि अपने बाप से कैसा सलूक करना चाहिए। मैक जो कि इसके फादर की बातें सुन रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि तुम बूढ़े इंसान चुप कर जाओ, वो तुम हो जिसके मुंह पे थप्पड़ पड़ना चाहिए। मॉर्ग भी इसके डैड से यही कहता है कि तुम आखिर किस तरह के इंसान हो, अपनी जवान बेटी पे तुम हमें हाथ उठाने के लिए कह रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या अब फूजी ये डिजर्व करती है और अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी इज्जत भी करे, जबकि तुम्हारा सलूक जो है हमने वो देख ही लिया है। मैक कहता है कि आप हमारी बातों से कंफ्यूज हो गए हो, मार तो तुम्हें पड़नी चाहिए ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो। ये मार का सुनते ही फूजी का डैड वहाँ से डर के भाग जाता है और वहाँ होम स्कूल के अंदर फेंगंग प्लैंग बियो को रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते अपने डैड के साथ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बियो इसकी नफी कर रही होती है, कहती कि ऐसा नहीं है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, अगर वो मुझसे प्यार करते होते तो मेरी बात मान लेते और कभी भी मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। बियो के डैड ये सारी बातें खड़े होकर सुन रहे होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों को अब तंग करना बंद कर दो। बियो कहती है कि आप वापस क्यों आए, आप अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं, क्या आप वाकई में ही मरना चाहते हैं मेरे हाथों? बियो के डैड कहते हैं अपने दोस्तों को हर्ट करना बंद कर दो। बियो उनसे कहती है आप प्लीज अच्छे इंसान बनने की एक्टिंग मत करें, असल में आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं, आपने लोगों से झूठ बोला, आपने मुझसे भी झूठ बोला। बियो के डैड रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और खुद को पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। दूसरी तरफ चंगजाई अपनी मॉम के ऊपर तलवार तानी होती है और अब ये बस सोच ही रही होती है कि वो आखिर क्या करे। लेकिन इस सब के साथ साथ इन सब के अंदर एक अच्छा इंसान भी है जो कि इनके पेरेंट्स के सलूक की वजह से कहीं बहुत पीछे रह गया है। इसको अपनी मॉम पे तरस आ जाता है और वो इसको वहाँ से जाने देती है। ह्यूगो अपने डैड को कह रहा होता है कि आप मुझे मारते क्यों नहीं। ह्यूगो के डैड उससे कहते हैं कि कोई डैड भी नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे से जुदा हो जाए। चिंगजाई के पास थोड़ी देर बाद हेडमास्टर पहुँच जाती है, वो उसको गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद मैक और मॉर्ग जीन के पास भी पहुँच जाते हैं उसको रोकने के लिए और अब रात हो चुकी होती है, लेकिन मास्टर चैंप का गुस्सा नहीं ठंडा हुआ था, वो नाई को मारे जा रहे होते हैं। वो उसको इतना मारते हैं कि उसकी शक्ल पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। तभी वहाँ पे रन आ जाता है। रन कहता है कि तुमने मेरी बहन को गोली मारी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मास्टर चैंप बहुत कॉन्फिडेंटली से कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर ये तुम्हें बात नहीं मालूम तो तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। रन कहता है कि ये बात तो आपको भी नहीं मालूम, आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और वो अपने साथ एक पेन लेके आया होता है ताकि वो मास्टर चैंप को हिप्नोटाइज कर सके। और थोड़ी देर बाद ये पेन की मदद से मास्टर को हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मास्टर चैंप कहते हैं कि मुझे पंच मारना बहुत पसंद है। रन
रन कहता है तो फिर ठीक है, तो अपने मुंह पे जोरदार पंच मारे जाओ तब तक जब तक मैं तुम्हें रुकने का ना कहूँ। और मास्टर चैम्प हिप्नोटाइज होकर अपने मुंह पे पंच मारना शुरू कर देते हैं, रुकते ही नहीं है क्योंकि रन इन्हें बार बार कह रहा होता है कि अपने मुंह पे पंच मारो। वहाँ पर मास्टर बबैन और मास्टर दिलेक आ जाते हैं जो कि इसको ऐसा करने से रोक देते हैं। नाई भी यही कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मास्टर प्रसाद जीत जाएगा। इसके बाद इनके कहने पे इसे छोड़ देता है। मास्टर बबैन और मास्टर दिलेक इन दोनों को होम स्कूल ले जाते हैं। जब ये दोनों होम स्कूल पहुंचते हैं तो इतनी देर में एम्बुलेंस आ जाती है, वहाँ से मैकी को ले जाते हैं हॉस्पिटल। इसके बाद ये सब लोग मीटिंग हॉल में बैठ जाते हैं। मैक कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम सब वापस नॉर्मल हो गए हो। मॉक कहता है कि प्लीज वापस से वैसा न बनना, स्पेशली तुम जिंगजाई, क्योंकि तुम जैसे पहले थी हमें तुमसे बहुत खौफ आ रहा था। जिंगजाई कहती है कि हाँ मैं किसी को भी दोबारा हर्ट नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मास्टर बबैन इन सब बच्चों के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने होम स्कूल को बचाने में हमारी मदद की। और इस तरह से कि ये लोग जाके पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे जो कुछ भी उन्होंने आज यहाँ देखा है। म्यू के डैड कहते हैं कि तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम जब ये कपकेक्स खा लेंगे हमें तो वैसे भी सब कुछ भूल जाएगा, है ना। मास्टर बबैन कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब आप ये खा लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट आर के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा और जो कुछ भी आज आपने यहाँ पे देखा है वो सब आप भूल जाएंगे। मास्टर बबैन कहते हैं लेकिन आपकी हम वो वाली मेमोरी नहीं इरेज करेंगे जो ये चाहते हैं कि वो अपने गुनाहों की सजा अब पा लें और अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहते हो। इसके बाद ये सब बारी बारी उठ के वो कपकेक खाने लग जाते हैं और इतनी देर में वहाँ पे पुलिस भी पहुंच चुकी होती जो कि मास्टर प्रसाद और मास्टर चैम्प को अरेस्ट कर लेती है। मास्टर प्रसाद की अकल अभी भी ठिकाने पे नहीं आई होती। जाते हुए कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि मैं इस दफा हार गया हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा से एक दूसरे के साथ यही गेम्स खेलें। मास्टर आमिन कहते हैं कि अब जो तुम हमारे साथ गेम खेल रहे थे वो दोबारा कभी नहीं खेली जाएगी क्योंकि वो अब और आज यहीं पर खत्म हो गई है। प्रसाद कहता है कि आपके बगैर तो ये होम स्कूल बहुत खतरे में है। मास्टर आमिन कहते हैं कि नहीं, मेरे बगैर भी ये बहुत अच्छे से चल सकता है और कहते हैं कि इसकी देखभाल के लिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसको आगे लेके आऊंगा और ये रन की तरफ इशारा करते हैं। ये बात सुन के मास्टर प्रसाद हंसने लग जाता है। प्रसाद कहता है कि रन एक बात तुम याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ प्रोजेक्ट आर तो वापस आके ही रहेगा, भले मैं इसे शुरू दोबारा ना करूँ लेकिन मेरी जगह जरूर कोई दूसरा आएगा। और ये कहता हुआ पुलिस इसे यहाँ से ले जाती है। इसके बाद रन मास्टर आमिन को उनके कमरे में ले आता है। मास्टर आमिन इससे माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतनी देर इस कमरे में बंद करके रखा। रन कहता है कि आप माफी मत मांगे, इस पे आपका कोई कसूर नहीं था। फिर एक माह बाद का दिखा जाता है जब मैकी होम स्कूल वापस आ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये यहाँ पे आके सबसे पहले तिब्बत से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम मेरे बारे में फिक्रमंद मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तिब्बत कहता है कि शुक्र है तुम वापस आ गई हो, तुम्हारी फिक्र में मैं सही तरह से सो भी नहीं पाता था। मैकी इससे बहुत लाइट मूड में बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे माफ करना कि तुम मेरी वजह से सो नहीं सके। तिब्बत कहता है मैं इसलिए नहीं सो सका क्योंकि तुम मुझे बहुत याद आती थी। और इसके बाद ये दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रन आ जाता है जो कि अपनी बहन को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। जब तक इनकी बात खत्म नहीं होती रन वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। जैसे इनकी बात खत्म होती है रन मैकी को आवाज देता है। मैकी इसको देख के इसकी तरफ भागी चली आती है। दूसरी तरफ नाई और वाइट भी यही बात कर रहे होते हैं। नाई वाइट को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैकी वापस आ गई है और बिल्कुल ठीक हो गई है। वाइट कहती है कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन जब तक वो यहाँ पे नहीं थी मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि जैसे वो यहाँ से गई थी वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर इसके बाद नाई कहता है कि मैंने तुम्हें एक दफा बताया था कि मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद हैं, क्या ये कहना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? वाइट कहती तो चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पहले इधर आओ। ये इसे इसका कान करीब करने के लिए कहती है और फिर इसको गर्दन से पकड़ के इसके गाल पे किस करती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से ऑब्वियस करना चाहिए था, तब तुम समझे। और ये कहकर ये वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मास्टर आमिन होम स्कूल के ग्राउंड में आए होते हैं और उनके हाथ में दुनिया की तस्वीर होती है और इस तस्वीर को देख के कहते हैं कि तुम देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने होम स्कूल को हर बच्चे का घर बना दिया है। और ये कहने के बाद ये आसमान की तरफ देख के रोने लग जाते हैं। फिर इसके बाद अपने रूम में आकर एक लेटर लिखना शुरू कर देते हैं और वो लेटर रन के लिए होता है और उसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम ये अब पढ़ रहे हो इसका मतलब ये है कि मैं तब तक दुनिया में नहीं हूँगा। मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि होम स्कूल ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम ही वो वजह हो जिसलिए मैं होम स्कूल को बचाना चाहता था हर कीमत पे। लेकिन क्या शर्म की बात है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम ही नहीं बचा। मेरे पास यकीनन उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम सबको बड़ा होते हुए देखूं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि तुम अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और तुम लोग बहुत अच्छे और काबिल बनोगे। आखिर में मैं अपने तमाम एसेट तुम्हें देता हूँ, अपने बेटे को। प्लीज मेरे लिए तुम होम स्कूल का ख्याल रखना रन। और ये सब लिखने के बाद मास्टर आमिन उस लेटर को एक एनवेलप में डाल के अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं और आके सो जाते हैं। अगली सुबह रन मास्टर आमिन के लिए नाश्ता लेके जा रहा होता है तो हेडमास्टर कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये दोनों नीचे आ जाते हैं मास्टर आमिन के पास। रन खाने को टेबल पर लगाता है। हेडमास्टर मास्टर आमिन को देखती हैं लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे होते।
होते। हेडमास्टर समझ जाती हैं कि मास्टर आमीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जानने के बाद वो बेख्तियार रोने लग जाती हैं और मास्टर आमीन के बिस्तर पे ही वो लेटर पड़ा होता है जो कि हेडमास्टर उठा लेती हैं। रन को भी इस बात का मालूम हो जाता है और वो भी मास्टर आमीन के बेड के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए तो यही उसके रियल फादर थे। इसके बाद रन को मास्टर आमीन की जगह दे दी जाती है। रन अपने ऑफिस में जेन 6, मास्टर फेफॉन और मास्टर आमीन की तस्वीर लगाता है और मास्टर आमीन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर वे कहता है कि अब 6 माह होने वाले हैं मास्टर आमीन। होम स्कूल में जो कुछ भी हो रहा होता है रन वो मास्टर आमीन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बता रहा होता है। मास्टर टिलक हमेशा की तरह बहुत नरम दिल हैं। वो अपने तरीके से सब बच्चों को पढ़ाती हैं। वो उन सबको म्यूजिक भी सिखा रही हैं और स्पेशली फ्लैंग और फेंगुंग तो इनकी क्लास में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हेडमास्टर यानी कि क्लास में जिंजाई, जीन और बियो होते हैं। रन मास्टर आमीन को बता रहा होता है कि हेडमास्टर को अभी भी स्टूडेंट्स का क्लास में बात करना बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन वो पहले की तरह उतनी सख्त नहीं रही। वो थोड़ी नरम पड़ गई हैं और दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स आपस में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और दूसरी तरफ मैक और मोर्क अभी भी फेंगुंग के क्रॉसॉन्स ढूंढ रहे होते हैं और उनके साथ आज फूजी भी होती है। फूजी ने मना कर रही होती है कि तुम लोग उसके क्रॉसॉन्स हर दफा खा जाते हो और वो फिर तुम्हें बाद में बोलता है। मैक और मोर्क दोनों यही कहते हैं कि जो क्रॉसॉन्स फेंगुंग छुपाता है उसको ढूंढ के खाने का मजा ही कुछ और है। ये तुम इसलिए कह रही क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, हम पहले ही कर चुके हैं। अगर तुम भी वो खा लोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। फूजी कहती अच्छा ठीक है, तो मैं भी तुम लोग के साथ मिलकर ढूंढती हूँ। फूजी वो क्रॉसॉन्स ढूंढ लेती है और इन दोनों को देती है और इनके साथ खुद भी खाने लग जाती है और कहती है कि वाकई में तुम दोनों ठीक कहते थे, इनका तो टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद नाई, तिब्बत, वाइट और मैगी का दिखाया जाता है। ये चारों भी बहुत खुश होते हैं आपस में और अब खाने की टेबल पे कोई भूखा नहीं रहता, सबको अच्छा खाना दिया जाता है और न ही पहले की तरह इनके दिलों में कोई एक दूसरे के लिए नफरत रही है। ये सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया है कि जो कुछ भी पहले इनके साथ हुआ था उसमें मास्टर आमीन का कोई कसूर नहीं था और न ही बाकी किसी टीचर का। वो इनके पेरेंट्स ही थे जो कि इनसे जान छुड़वाना चाहते थे और इन्होंने उनका रवैया भी अच्छी तरह देख लिया। ये सब लोग अब यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहे हैं। रन मास्टर आमीन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर सब ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी हेडमास्टर आती हैं जो कि बहुत घबराई होती हैं और कहती हैं कि एक मुसीबत हो गई है। हेडमास्टर इसको मीटिंग हॉल में लेके जाती हैं। जब रन वहाँ पे पहुँचता है तो इसके जेन 4 का एक स्टूडेंट जीरो वहाँ पे खड़ा होता है जो कि बहुत ही खराब दिमाग का है। रन इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि आखिर यहाँ पे क्या करने आया है और इसकी हरकतें भी बिल्कुल किसी साइको की तरह होती हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आप सबको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज आप सभी अपने अपने रिव्यूज मुझे कमेंट्स में दीजिएगा कि आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में क्या अच्छा लगा है। आई होप कि इस ड्रामे का सेकंड सीजन आएगा तो मैं आप सबसे नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।